आज के चैप्टर में दिल्ली सल्तनत को शुरू कर रहे हैं। सबका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक होता है ये। हम लोग अब तक देख चुके हैं अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर हर्ष की डेथ के बाद किस तरीके से बहुत सारे अरब से और मुस्लिम्स इन्वेडर आते हैं दिल्ली के ऊपर। तोमर राजपूत किंगडम था, राजपूतों का राज था। धीरे धीरे वो राज खत्म होता है और अरब से हम लोगों ने देखा मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद ऑफ गजनी आते हैं और महमूद ऑफ गजनी के बाद मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी अपने एक स्लेव को, अपने एक दास को भारत में छोड़ के चले जाते हैं जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास थे, गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का निर्माण करते हैं अपने राजा की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद। वो कहते हैं मैं ही राजा हूं और दिल्ली के अंदर दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। वो एक गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, इसलिए जो सबसे पहला हमारा वंश चलता है वो है गुलाम वंश। तो अब तक जो हम लोगों ने देखा वो बता चुकी, मैं आप लोगों से डिस्कस कर लिया मैंने बहुत ब्रीफ में। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल एग्जाम सेतु पे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करते हैं। जो ये दिल्ली सल्तनत की कहानी है ये 1206 से लेके 1526 एडी तक चलने वाली, ठीक है। अब इसके अंदर 5 वंश आएंगे। सबसे पहला गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, फिर आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद वंश जिसने ज्यादा कुछ नहीं किया, और फिर आएंगे लोदीज लास्ट में। और इनके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो जाती है। ये दिल्ली सल्तनत है क्या? हम सबसे पहले इस सल्तनत शब्द का मतलब समझते हैं। आप लोग हिस्ट्री के अंदर देख रहे हो ये वर्ड आया सल्तनत, एक वर्ड आता है किंगडम और एक वर्ड आता है डायनेस्टी, वंश जिसको कहते हैं। दिल्ली सल्तनत मतलब पूरा साम्राज्य, पूरा एम्पायर। ये पूरा इतना भाग फैला हुआ है, मान लो ये एक सल्तनत है। इसके अंदर बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे किंगडम है। पहला किंगडम, दूसरा किंगडम, तीसरा राज्य, चौथा राज्य। इस तरीके से एक सल्तनत में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे किंगडम हो सकते हैं। डायनेस्टी क्या होती है? वंश के, वंश किसका चल रहा है। जैसे इस इतने बड़े एम्पायर के अंदर पूरा दिल्ली सल्तनत, ये जब साम्राज्य चलेगा तो इसके अंदर पहले गुलामों का वंश चलेगा, गुलाम वंश के नाम से। फिर कोई और वंश आएगा, खिलजी वंश आ जाएगा। इस तरीके से एक फैमिली का जो रूल चलता है, एक परिवार का जो रूल चलता है, जैसे ही एक परिवार का रूल खत्म हो गया उसके बाद दूसरा परिवार शुरू हो रहा है, हम कह देंगे अब डायनेस्टी चेंज हो गई, अब दूसरा वंश स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग शब्द है। सबसे बड़ा सल्तनत, सल्तनत में बहुत सारे राज्य और राज्यों में बहुत सारे परिवारों के वंश। तो अब हमको दिल्ली सल्तनत को पढ़ना है। 5 वंश इसके अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम गुलाम वंश को खत्म कर देंगे, स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो क्योंकि कहानी पूरी करनी होती है मुझे एक वंश से रिलेटेड एक वीडियो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों से इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पहले तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिए। प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब पूरा मध्यकालीन भारत जो है ये कहानियों से भरा हुआ है, हिंदू की, मुस्लिम की, सूफी संतों की, अलग अलग कहानियों से भरा हुआ है। तो हर एक कहानी यानी हर एक वीडियो जो है उसके अंदर कोई नई कहानी आप देखोगे और हर कहानी जो है आप एक वीडियो में खत्म कर लो। ऐसा नहीं है आधी वीडियो आप अब देख रहे हो, आधी वीडियो बाद में देख रहे हो, ठीक है। तो हम अपनी लड़ाइयों का दौर शुरू करते हैं। हम गुलाम वंश पे बढ़ते हैं। स्लेव डायनेस्टी, इसको किस नाम से जानते थे? इसको ममलूक डायनेस्टी, ममलूक वंश भी कहते थे। क्यों ममलूक वंश कह रहे हैं? क्योंकि कुरान के अंदर मुस्लिम धर्म फैल चुका है यहाँ पे। कुरान के अंदर दास वंश का, दास का मतलब होता है ममलूक। तो हम अंग्रेजी में कह रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, हिंदी में कह रहे हैं गुलाम वंश, और अगर हम कुरानिक भाषा में बोले तो ये क्या है? ममलूक वंश। अब ये ममलूक वंश जो है, स्लेव डायनेस्टी जो है, ये 1206 से लेके 1290 तक चलती है। टोटल समय चल रहा है 1206 से लेके 1526 तक। पूरी दिल्ली की जो सल्तनत है वो इतने दौर पे चलती है। 1206 से 1290 तक हमारा गुलाम वंश चलता है। इस दौर को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 डायनेस्टी आती है। स्लेव डायनेस्टी के अंदर भी 3 अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी के दास थे, जिसने इस स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। उसके बाद इल्तुतमिश आएंगे जिन्होंने इलबारी वंश की स्थापना की। इल्तुतमिश
इल्बारी जनजाति से थे, इल्बारी ट्राइब से थे, इसलिए इनके वंश को इल्बारी वंश कह रहे हैं। और फिर बलबन अपना स्थापना करेंगे इनके बाद, जिसको सेकंड इल्बारी डायनेस्टी कहते हैं। तो एक एक का वंश हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं, जिसने 4 साल राज किया, 1206 से 1210 तक। मोहम्मद गोरी का दास था, मैं आपको बता चुकी हूं। मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करके दूसरे बैटल ऑफ तराइन के बाद और चंदावर का युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी वापस चले जाते हैं अपनी राजधानी गजनी के अंदर। ये हम अब तक देख चुके हैं। और गजनी में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। ठीक है, मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जो इनका दास भारत के अंदर बैठा था, तब तक ये खाली नहीं बैठा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा थोड़ा ना अपने राजा का इंतजार कर रहा है, हाँ मालिक आएंगे तो मैं उनकी सेवा करूंगा, तब तक खाली नहीं बैठा है। ये क्या कर रहा है, भारत के अंदर अपने पांव मजबूत, दिल्ली के आसपास, मेरठ, अजमेर, यहाँ पे आसपास खुद को फैलाए जा रहा है, खुद के पांव जमाए जा रहा है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसने क्या किया, भारत के अंदर खुद को गवर्नर बना लिया, यानी मोहम्मद गोरी ही उसको गवर्नर बना के चले गए कि जब तक मैं नहीं आता तुम भारत को संभालो। उसने अपना मिलिट्री हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर इंद्रप्रस्थ में इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापना कर ली, यानी जो जहां पे इसकी सैन्य आर्मी रहती थी वो हेडक्वार्टर इन्होंने इंद्रप्रस्थ में बना लिया, दिल्ली के पास। अब जब गौरी मर जाते हैं, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, ऐबक ने क्या कहा, अब मैं स्वतंत्र हूं, मैं ही सुल्तान हूं, मैं ही राजा हूं। उसने क्या किया, गोरी ने जहां जहां वंश अपना बनाया था ना, गोरी ने जहां जहां पे कब्जा किया था पूरे भारत के अंदर, उन सभी को कलेक्ट कर लिया। उन सारी जगहों को, दिल्ली के आसपास गोरी अटैक कर रहा है, फिर हमने देखा था कि यूपी के आसपास इसने अटैक किया है। ठीक है, जो हमने देखा था कि चंदावर की लड़ाई में जो राजाओं को जीता है गोरी ने, वहां पे भी गोरी का साम्राज्य बढ़ चुका था। तो जहां जहां गोरी का भारत के अंदर रूल था, उन सभी को एक इकट्ठा करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसको उन सभी जगहों को क्या कह देता है, हम दिल्ली सल्तनत बनाते हैं, ये सारे दिल्ली सल्तनत के शहर। अब इसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपनी राजधानी लाहौर बना ली। लेकिन अब दिक्कत होती थी, लाहौर और दिल्ली के बीच में बहुत गैप होता था, और उसके बाद यूपी के भी कुछ क्षेत्र थे, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र थे, दक्षिण भारत के भी कुछ क्षेत्र थे। तो दिक्कत बहुत होती थी कि आपकी राजधानी इतनी दूर है और आप कहीं और का कंट्रोल चाह रहे हो। तो बाद में क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश आएंगे, इल्तुतमिश इस लाहौर कैपिटल को खत्म करके दिल्ली ही अपनी राजधानी बना देंगे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 4 साल तक इन्होंने राज किया, ये आप उनकी शक्ल देख सकते हो। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू किया। इनको जो मुस्लिम राइटर्स थे वो इनको लाल बख्श के नाम से जानते थे। लाल बख्श क्यों कहते थे, मतलब गिवर ऑफ लैक्स, बहुत सारा पैसा ये उनको देता था। जो राइटर उनकी प्रशंसा के अंदर लिखते थे, बहुत ज्यादा चंदा उन लोगों को देता था। वो हसन निजामी का स्कॉलर था, मतलब ग्रेट स्कॉलर जो उस समय हसन निजामी थे, उनका पैट्रोनाइज था, मतलब कि उनको मानता था, बहुत ज्यादा उनमें विश्वास करता था। और इस तरीके से सूफिज्म को बहुत मानता था। ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करना शुरू कर दिया। इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसको खत्म करवाया, इसकी निर्माण की समाप्ति करवाई इल्तुतमिश ने। एक दिन 1210 में पोलो खेलते हुए, यानी चौगान खेलते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती। अब इसका पुत्र आएगा आराम बख्श। नाम ही आराम है, मतलब आराम ही कर रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो आराम बख्श बहुत लंबे समय तक रूल नहीं कर सका। 8 महीने के बाद ही इल्तुतमिश ने आराम बख्श को युद्ध में हरा दिया और दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का राजा खुद बन जाता। अब हम बढ़ते हैं इल्तुतमिश की तरफ, जो 1211 से 1236 तक रूल करता है। आप देखना 1210 में डेथ होती है चौगान खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक की। 8 महीने तक उनके पुत्र आराम बख्श ने राज किया और 1211 के अंदर इल्तुतमिश उस राजगद्दी को छीन लेता है। कौन था इल्तुतमिश? एक इबारी ट्राइब का एक आदमी था। इबारी ट्राइब से बिलोंग करता था, जनजाति से बिलोंग करता था, इसीलिए उसके वंश का नाम इबारी डायनेस्टी भी हम कह देते हैं, है गुलाम वंश के अंदर ही। ठीक है, उसके भाई ने, किसके? इल्तुतमिश के भाई ने बचपन में ही उसको ऐबक के पास बेच दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच गया था, इसका बड़ा भाई इल्तुतमिश को ऐबक को बेच गया था इल्तुतमिश को। ठीक है, अब ऐबक ने देखा ये बहुत होनहार है इल्तुतमिश, तो उसने ऐबक
उस ऐबक ने इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया, यानी ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और इल्तुतमिश को अपना दामाद बना लिया। इस तरीके से इल्तुतमिश के पांव और मजबूत हो गए गुलाम वंश के अंदर, और साथ में इसको ग्वालियर का इक्तादार बना दिया। इक्तादार क्या होता है? ग्वालियर राज्य, ग्वालियर जो जगह है वो पूरी इल्तुतमिश के अंडर दे दी कि आप ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे, आप ही वहां की सुरक्षा करोगे, और जितना भी रेवेन्यू, जितना भी टैक्स वहां से आपको मिलेगा आप ही उसको संभालोगे सैलरी के तौर पे। इसको कहते हैं इक्तादार। ठीक है, इक्तादार यानी इक्ता प्रथा शुरू की थी गुलाम वंश के अंदर दिल्ली सल्तनत में, और ग्वालियर का इक्तादार इल्तुतमिश को बना दिया था, यानी ग्वालियर जो जगह है वो पूरी तरीके से उनको सौंप दी थी। 1211 में इल्तुतमिश को पता लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी उनके ससुर तो जा चुके हैं, अब उनका साला यानी आराम बख्श उस कुर्सी पे बैठा है। उसने क्या किया, ये आराम बख्श को हराना तो बड़ा आसान है, कुछ करता धरता है नहीं, तो इल्तुतमिश ने आराम बख्श से युद्ध किया, इनको हराया और खुद सुल्तान बन गया। अब सबसे पहला काम इल्तुतमिश ने क्या किया कि कौन बार बार जाके लाहौर में संभाले सब कुछ, हम ऐसा करते हैं अपनी राजधानी को लाहौर से हटा के दिल्ली ले आते। ठीक है, पहले 10 साल में इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने जो उनका ताज था, जो उनका थ्रोन है, उसी की सुरक्षा में लगे रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे राइवलरीज, बहुत सारे लोग दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण करने आते हैं। उन्हीं में से एक था चंगेज खान जो मंगोल से आया था। ठीक है, इल्तुतमिश की फोटो आप देख सकते हो, चंगेज खान आप देख पा रहे हो। अब देखो क्या हो रहा था, जो ये चंगेज खान था, चंगेज खान को किस नाम से, क्या इसका असली नाम क्या था चंगेज खान का? तेमुजिन। तेमुजिन चंगेज खान का नाम था, इसकी शक्ल आप देख पा रहे हो। ये लीडर था मंगोल में, मध्य एशिया के अंदर इन्वेड करता था, मध्य एशिया से के अंदर लूटपाट करता था। जैसे आप लोगों ने मेला पिक्चर देखी होगी, मेला मूवी देखी होगी, वहां पे वो डाकू आते थे ना लूटपाट करने, सेम इसी तरीके से सेंट्रल एशिया से ये मंगोल लोग आते थे, जिस भी राज्य के अंदर, जिस भी शहर के अंदर जाते थे उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर देते थे। मतलब चंगेज खान जहां पहुंच गया वहां कुछ नहीं बचेगा। तो चंगेज खान ने सबसे लड़ाई की, वहां पे प्लंडरिंग करने लग गया था। अब चंगेज खान ने हरा दिया किसको? जो क्वारिजाम का राजा था। क्वारिजाम एक जगह है मध्य एशिया के अंदर ही, क्वारिजाम एक जगह है, वहां का राजा था जलालुद्दीन मंगबरनी। इसको भी हरा दिया चंगेज खान ने और क्वारिजाम को अपने कब्जे में कर लिया, यहां से पूरी तरीके से लूटपाट कर ली। अब जलालुद्दीन मंगबरनी देख रहा है कि दिल्ली सल्तनत बहुत शक्तिशाली है, वो इल्तुतमिश के पास आता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, चंगेज खान मेरे पीछे पड़ा है। इल्तुतमिश से असाइलम मांगने आया, मतलब जगह मांगने आया, मुझे छिपा लो। इंडस नदी को पार करके वो भारत में आया था। इल्तुतमिश थोड़ा समझदार था, बोला काहे पंगा लेना चंगेज खान से, अपनी कोई लड़ाई है नहीं चंगेज खान से, ना ही वो मुझे कुछ कह रहा तो मैं उसे क्यों कुछ कहूं। और जलालुद्दीन मंगबरनी मेरा लगता भी क्या है। तो उसने मंगबरनी को क्या कहा कि भैया देखो, मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कोई शरण नहीं दे रहा, अगर तुम्हें शरण दी तो चंगेज खान मेरे यहाँ भी आएगा आपको ढूंढते ढूंढते, और फिर वो मेरे राज्य को भी तहस नहस कर देगा। तो लकीली इल्तुतमिश से चंगेज खान का कोई लड़ाई नहीं हुई, चंगेज खान बिना भारत में आए ही वापस अपनी जगह पे लौट गया। मंगोल की पॉलिसी ने, यानी जो इल्तुतमिश की पॉलिसी है, इल्तुतमिश की समझदारी ने भारत को एक बार के लिए चंगेज खान के रैत से बचा लिया। अब इसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश अब फैल रहे हैं भारत के अंदर ही, बंगाल और बिहार पे आक्रमण किया, उनको अपने अंदर ले लिया, सिंध और मुल्तान पे आक्रमण किया, उनको अपने अंदर ले लिया, राजपूतों के साथ लड़ाई की, रणथंभौर, जालोर, अजमेर, ग्वालियर, इन जगहों पे आक्रमण किया और उनको अपने अंदर ले लिया। मालवा के परमारा से भी लड़ाई की, लेकिन वो जीत नहीं सका, मालवा के परवारा से जीत नहीं सका। इल्तुतमिश बहुत ज्यादा एक प्रसिद्ध, आप कह सकते हो, एक अच्छा योद्धा भी था और एक अच्छा राजा भी था। उसको टाइटल भी मिला हुआ था मंसूर का। मंसूर का मतलब होता है जो एक बहुत ही अच्छी राजनीति चलाने वाला हो। मंसूर जो अबैसिड कैलिफ, हम लोगों ने कल के यानी लास्ट वीडियो में देखा था, अबैसिड कैलिफ क्या था, दो साम्राज्य बटे थे कैलिफेट के, एक थे उमायुद और दूसरे थे अबैसिड कैलिफ। अबैसिड कैलिफ से इनको जो है मंसूर का टाइटल मिला हुआ था, मतलब ये भारत के लीगल सोवरन रूलर थे। इल्तुतमिश भारत के लीगल सोवरन रूलर थे। उन्होंने पुत्र को भी पैदा किया, उन्होंने पुत्री को भी पैदा किया, लेकिन जब राजगद्दी देने की बात आई तो इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को चुना, पुत्र को नहीं चुना। उसने अपनी बेटी को अपना राजगद्दी सौंप दी इल्तुतमिश ने। ठीक है, और यहां से वंशवाद की प्रथा भी शुरू होती है। अभी तक आप देखोगे कि
आरम खां ने जो ये थे आरम बख्श थे, उनसे गद्दी किसने ली है? उनके जीजा ने। आरम बख्श के जीजा यानी इल्तुतमिश ने राजगद्दी ली है। यानी कोई वंशवाद नहीं चल रहा है, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को सक्सेसर बना के, अपनी पुत्री को राजगद्दी देके वंशवाद की स्थापना कर दी दिल्ली सल्तनत के अंदर। वो सूफी संतों का बहुत आदर करता था और उसके कोर्ट के अंदर बहुत सारे सूफी संत आते थे। ये नाम याद नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए। मिनहाज उस सिराज, ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, ये बहुत सारे सूफी संत जो है इसके राज दरबार में होते थे। कुतुब मीनार को दिल्ली के अंदर पूरा किया, वही कुतुब मीनार जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बख्तियार की याद में। सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार, उनकी कुतुब ख्वाजा बख्तियार, उनकी याद में कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने, और अजमेर के अंदर एक मस्जिद का भी निर्माण किया। ठीक है, सबसे फेमस चीज इनके बारे में ये है, इन्होंने सिल्वर कॉइन, जिसको कहते थे सिल्वर टंका, अरब का कॉइन था ये सिल्वर टंका, इन्होंने उसकी शुरुआत की, उसको इंट्रोड्यूस किया। 175 ग्राम का ये टंका होता था, और आज का जो मॉडर्न रुपया आप देखते हो वो इसी टंका के ऊपर आधारित है। अब इल्तुतमिश ने ना, आप एक गलती कह दो या कुछ भी कह दो, ये आर्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रखता था, अपनी आर्मी को, और इन आर्मी को चलाने के लिए इसने बहुत सारे तुर्की लोगों को अपॉइंट किया हुआ था, जिन्हें कहते थे तुर्की नोबल्स। ठीक है, तुर्की लोगों को अपॉइंट किया हुआ था, और इन तुर्की नोबल्स में बहुत ताकत शक्ति होती थी, बहुत ज्यादा शक्ति होती थी। मतलब कि ये आप मान सकते हो कि राजा इनसे पंगा नहीं लेता था, कि ठीक है आपको एक यूं होता है ना कि सेक्रेटरी हो आप कहीं के, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट है आपकी, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके काम की वजह से आपकी एक रिस्पेक्ट है। आपका जो बॉस है आपके ऊपर ऑर्डर नहीं दे रहा है, एक रिस्पेक्ट की वे में आपको देख रहा है। सेम इसी तरीके से थे तो राजा के अंडर, लेकिन उनकी आर्मी का काम संभाल रहे हैं, तो इन तुर्की नोबल्स की, इल्तुतमिश की नजरों में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती। ये 40 तुर्की नोबल्स उन्होंने रखे हुए थे, और नाम रखा हुआ था इनका चालीसा। क्या नाम रखा हुआ था? चालीसा। राजा सारे डिसीजंस जो है इन चालीसा से डिस्कस भी करता था। पर्टिकुलरली आर्मी को ये चालीसा संभालते थे, इंग्लिश में कहते थे इन्हें द 40। पूरी मिलिट्री को ये संभालते थे, पावरफुल मिलिट्री होती थी। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, मतलब जब ये परमारों से लड़ रहे थे, इल्तुतमिश चले जाते हैं, तो रजिया उनकी राजगद्दी पे बैठती है 1236 से 1240 तक। उन्होंने नॉमिनेट किया था रजिया को, अपनी पुत्री को, अपनी राजगद्दी के लिए, लेकिन वहां पे पैट्रियार्की थी। जितने भी लोग थे जो मेल थे, और जो ये तुर्की नोबल थे, जो चालीसा जो ये मिलिट्री को संभाल रहे थे, 40 तुर्की नोबल्स, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमको एक महिला रूल करेगी, तो उन्होंने रजिया को अपनाया नहीं। वहां के जो दिल्ली के काजी होते थे और जो वजीर थे दिल्ली के, उन्होंने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को कुर्सी पे बिठा दिया। जो रजिया को चुन के गए हैं उनकी तो डेथ हो गई इल्तुतमिश की, उनके मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को उनकी कुर्सी पे बिठा दिया गया। अब होता क्या है, मुल्तान की तरफ से एक आक्रमण होता है। रुकनुद्दीन उस आक्रमण के अंदर हिस्सा लेने के लिए जाता है। रुकनुद्दीन मुल्तान से लड़ाई करने जाता है। उसके पीछे रजिया ने सोचा कि रुकनुद्दीन तो गया हुआ है, मैं ऐसा करती हूँ, इस समय दिल्ली की जो ताज है उसको मैं ले लेती हूँ, और रजिया ने वो दिल्ली का थ्रोन खुद अपना लिया। इसका एक रॉयल हॉर्स का मास्टर होता था, आप सारथी कह सकते हो हिंदी में, जिसका नाम था याकूत। याकूत एक दास था, रजिया का दास था, जो उसका सारथी बना हुआ था, उसका रॉयल हॉर्स का मास्टर था। रजिया ने कभी भी फीमेल की तरह बुर्का नहीं पहना, फीमेल वाली ड्रेस में नहीं होती थी, और कभी भी इसने दरबार में अपना फेस ढका नहीं, और महिलाओं की तरह कभी बुर्का नहीं पहना। हमेशा पुरुषों की तरह ताकतवर रही, हमेशा पुरुषों की तरह आर्मी लेके जाती थी, शिकार करती थी, पुरुषों की तरह ही अपना फेस उन्होंने अनकवर्ड रखा, कभी ढका नहीं। अब आगे क्या होता है, जो तुर्की नोबल थे, जो चालीसा लोग थे, उन्हें बड़ा गुस्सा आता था कि रजिया क्यों इस कुर्सी पे बैठी है, एक महिला हमको ऑर्डर देगी। ये रजिया सुल्तान आप देख पा रहे हो, बहुत ही ब्रेव ये गर्ल थी। अब क्या होता है, 1240 में गवर्नर ऑफ बठिंडा, जो अल्तुनिया बठिंडा के गवर्नर थे, उन्होंने रजिया सुल्तान के साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। अब रजिया सुल्तान अपनी आर्मी लेके अल्तुनिया को मारने के लिए चलती है, उससे लड़ाई करने चलती है। अल्तुनिया ने पहले उसके सारथी याकूत को मारा और रजिया को जेल में बंद कर दिया। लेकिन अल्तुनिया सोच रहा है कि इसके पिता ने रजिया को चुना, जबकि इसके भाई भी थे, लेकिन उनको नहीं बिठाया, यानी कुछ ना कुछ इसमें बात है।
और महिला होते हुए ये मेरे से पंगा लेने आई है, मुझसे टक्कर लेने आई है, यानी ये बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो अल्तुनिया इसको प्रपोज कर रहा है रजिया को विवाह के लिए, और अल्तुनिया और रजिया की शादी हो जाती है। अब रजिया अल्तुनिया को कह रही है कि बठिंडा में क्या कर रहे हो आप हमारे साथ दिल्ली सल्तनत पे चलो, मैं महिला हूं, मुझे वहां पे नहीं स्वीकारा जाएगा, लेकिन अल्तुनिया आप पुरुष हो और आप उस राजगद्दी को आराम से संभाल सकते हो। ये दोनों चलते हैं दिल्ली की तरफ, लेकिन जो चालीसा लोग थे, जो वो नोबल 40 तुर्की लोग थे, उन्होंने इन दोनों पति पत्नी को रास्ते में ही मार दिया। अब जिस समय रजिया सुल्तान अल्तुनिया से लड़ने के लिए गई हुई थी, उसके पीछे से जो चालीसा थे, जो मिलिट्री को संभालने वाले तुर्की नोबल थे, उन्होंने इल्तुतमिश के पुत्र को यानी बहराम को उसकी जगह राजगद्दी पे बैठा दिया था। ठीक है, रजिया मर गई। अब रजिया की वजह से, रजिया को मार के 40 लोग, चालीसा लोग ये सोच रहे हैं कि हमने रानी को मार दिया, तो क्यों ना हम खुद रूल कर ले। लेकिन अगले 6 सालों तक चालीसा ने खुद रूल नहीं किया है, बहराम को और मसूद को, जो इल्तुतमिश के ही पुत्र थे, उनको दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा दिया। ठीक है, अब लड़ाई चल रही है, एक तरफ सुल्तान और दूसरी तरफ चालीसा यानी नोबल्स, जो तर्किश 40 नोबल्स होते थे वो। नोबल सोच रहे हैं हम सुप्रीम है, सुल्तान जितने डिसीजन ले हमसे पूछ के ले, और सुल्तान सोच रहा है कि ये नोबल लोगों को नौकरी हमने दी हुई है और हमें ही आंख दिखा रहे हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई चलती है कि कौन सुप्रीम है। अब लास्ट में इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र नसीरुद्दीन महमूद कुर्सी पे बैठते हैं, जिनको किसने बिठाया? बलबन ने इस कुर्सी पे बिठाया। बलबन खुद एक नायब थे दिल्ली सल्तनत में, इस जो रजिया सुल्तान या नसीरुद्दीन महमूद है उनके नायब थे, और बहुत इंटेलिजेंट थे ये बलबन। इन बलबन ने ही क्या किया, नोबल्स की पावर को कम करके नसीरुद्दीन महमूद को कुर्सी पे बैठाया, और बहुत रिस्पेक्ट थी इन बलबन की भी। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के सबसे छोटे सन सुल्तान बने दिल्ली सल्तनत में। अब आगे बढ़ते हैं हम। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद क्या होता है? नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, बलबन साम्राज्य ले लेते हैं। 1246 से 1287 तक चलेगा इनका साम्राज्य। गयासुद्दीन बलबन को उलुग खान के नाम से भी जाना जाता है। वो एक नायब की तरह थे, एक रीजेंट थे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के, आप कह सकते हो उनकी वहां पे काम करते थे। और जो बलबन है उन्होंने नायब, आप काम मतलब स्लेव इस तरीके से दास मत समझना, आप ऐसा मान सकते हो, मतलब कुछ रिलेशन था इनका, नसीरुद्दीन महमूद का और बलबन का, दूर के चाचा ताऊ जैसे होते हैं ना, उस कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब बलबन ने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया, यानी अब नसीरुद्दीन महमूद के ससुर हो गए बलबन। समझ रहे हो, यहाँ पे बार बार यही होगा कि दामाद ससुर को मार रहा है या ससुर दामाद को मार रहा है, इसलिए अपनी पुत्री का हाथ सोच समझ के किसी लड़के के हाथ में देना चाहिए। ऐसा ना हो तुम्हारा साम्राज्य ही ले जाए, जमाई ऐसा आ जाए, दामाद ऐसा आ जाए, तुम्हारा ही दुश्मन बन। तो बलबन जो है ये ससुर है नसीरुद्दीन महमूद का। पावरफुल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, बलबन का खुद का पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और रॉयल कोर्ट के अंदर किसी भी राइवल को वो पहुंचने नहीं दे रहा, सारी डिफिकल्टीज को उसने हैंडल किया। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, और बलबन जो है उसकी राजगद्दी पे बैठ जाते हैं उनकी दामाद की मृत्यु के बाद। मारा नहीं है किसी ने, अपने आप ही मर जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद, और बलबन उनकी राजगद्दी को ले लेते हैं। अब बलबन को प्रॉब्लम समझ आ गई। बलबन दूर से बैठा देखता था कि एक तरफ नोबल्स है और एक तरफ सुल्तान है, दोनों की लड़ाई चल रही है, और हमारे अपने ही हमें खोखला कर रहे हैं। बाहर से लोगों का डर नहीं है हमें, ये हमारे जो चालीसा लोग हैं ना, जो नोबल है, ये ही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, तो पहले इनकी अकल ठिकाने लगानी होगी। सुल्तान ने बहुत अलग अलग कस्टम्स, बहुत अलग अलग रीति रिवाज अपने दरबार में शुरू कर दिए, ये बताने के लिए नोबल्स को कि सुल्तान ही सुप्रीम होता है, तुम हमारे द्वारा लगाए गए प्यादे हो और कुछ नहीं। तो एक रीति रिवाज शुरू किया किसने? बलबन ने, कि जब भी कोर्ट के अंदर आओगे तो कोर्ट के अंदर सुल्तान के पांव को चूमना होगा। ये बताएगा कि सुल्तान भगवान की ही परछाई है, पृथ्वी पे भगवान की ही शैडो है सुल्तान, और उन्हीं की वजह से सारा साम्राज्य चलता है। वो बताना चाह रहे हैं नोबल्स को, चालीसा को, कि सुल्तान सुप्रीम है तुमसे, तुम नीचे हो। तो ठीक है, क्योंकि ये समझ चुके थे कि हमें असली थ्रेट इन 40 लोगों से, इन नोबल से है, और किसी से हमारे वंश को थ्रेट नहीं है। बाहर वालों को हम संभाल लेंगे, लेकिन हमारे घर के ही लोग हैं जो हमें मारने पे तुले हुए हैं। अब उन्होंने बहुत कड़ा डिसिप्लिन लगाया,
और सुल्तान के पांव को चूमने का रिवाज लेके आए वो, और उन्होंने नौरूज नाम का उत्सव मनाना शुरू किया। ये नौरूज उत्सव क्या था, जिसमें सुल्तान अपना धन दिखाता था, अपना ऐश्वर्य दिखाता कि मेरे पास ये साम्राज्य है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी बड़ी आर्मी है। तो मतलब अपना शो ऑफ करते थे, जिसमें नोबल्स को ये लगे कि तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, सुल्तान जो है वो ऊपर है। अब होता क्या है, जो ये बलबन थे बहुत समझदारी से सारा काम करते थे, नोबल्स के साथ किसी भी तरीके की पावर्स को शेयर नहीं करते, और उन्होंने नोबल्स की एक्टिविटी को देखने के लिए कुछ जासूस भी अपॉइंट किए हुए थे कि ये नोबल्स कर क्या रहे हैं। और इंडियन मुस्लिम्स को कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पावर वो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। उन्होंने चालीसा का भ्रम जो है वो तोड़ दिया और उन्होंने सुल्तान को सुप्रीम बना के छोड़। उन्होंने क्या किया, जितने भी ओबीडियंट जो आज्ञाकारी नोबल्स होते थे, जो राजा की रिस्पेक्ट करते थे, राजा की बात मानते थे, उनको तो अपने दरबार में रख दिया, बाकी सबको निकाल दिया अपने दरबार से। और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत बुरी बुरी पनिशमेंट्स भी दी, जैसे बदाऊं के जो गवर्नर थे मालिक बकबक, उसको कोड़े मार मार के उसको बुरी तरीके से उसके ही नौकरों के सामने पीटा। लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस बहुत चाहते थे, ये चाहते थे कि मेरे साम्राज्य में ना कोई चोरी हो, ना कोई डकैती हो, ना कोई गलत काम हो, ठीक है। तो सजा देते थे हाथ की हाथ। जैसे हैबत खान थे, उन्होंने क्या किया, एक शराब पी के, मतलब ड्रंक थे वो, शराब पी के एक आदमी की मृत्यु कर दी थी, उन्होंने हत्या कर दी थी। ओध के गवर्नर थे वो, और हैबत खान को भी उन्होंने सजा दी। बलबन ने हैबत खान को भी सजा दी। इसी तरीके से शेर खान को भी जहर दे के सजा दे दी थी, ठीक है। भटिंडा के गवर्नर थे शेर खान, और उनको भी जहर देके उनकी मृत्यु करवा दी थी बलबन ने। तो बलबन क्या करता था, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ज्यादा ध्यान देता था कि मेरा साम्राज्य फला फूला रहे, कहीं पे किसी को डर की फीलिंग ना आए, बिल्कुल सब कुछ साफ सुथरा रहे, यहाँ चोरी ना हो, यहाँ झूठ ना हो, यहाँ कपट ना हो, धोखाधड़ी ना हो। बलबन ने कभी भी अपने साम्राज्य फैलाने पे कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बातें की। उन्होंने एक अलग ही मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, क्योंकि नोबल्स के साथ तो उसकी बनती नहीं थी। एक अलग ही मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज। प्री में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, दीवाने अर्ज क्या था, ठीक है। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, किसने बनाया था, गयासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली के बाहर बॉर्डर्स पे मेवाती लोग बहुत सारे आक्रमण और लूटपाट कर रहे थे। बलबन ने बहुत सारे एक्शन लिए, चोरी के खिलाफ, डकैती के खिलाफ, ठीक है। और जो भी चोर पकड़े जाते थे उनको मार दिया जाता था, उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। उनके राज में हर इंसान बिल्कुल निश्चिंत होकर घूम सकता था। अब होता क्या है, तुघरिल खान 1279 के अंदर आक्रमण करता है बलबन के ऊपर। तो बलबन के छोटे पुत्र जो हैं उनको इनसे लड़ने के लिए भेजा जाता है। बलबन के जो पुत्र हैं प्रिंस महमूद, उनको भेजा जाता है मंगोलों से लड़ने के लिए, जो तुर्गिल खान मंगोल से आए थे उनसे लड़ने के लिए, लेकिन उसके अंदर इनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और फिर बलबन भी मर जाते हैं 1287 के अंदर, ठीक है। बहुत मेन आर्किटेक्ट थे वो दिल्ली सल्तनत के। दिल्ली सल्तनत उनके टाइम में बहुत ज़्यादा फला फूला और वंशवाद की पावर उन्होंने दिखा दी कि असली सुल्तान सुल्तान ही होता है, नोबल सुल्तान नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन मंगोल इन्वेजन से पूरी तरीके से खुद को बचा नहीं सके, क्योंकि उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी और बाद में उनकी भी मृत्यु हो गई थी इन मंगोलों से लड़ते लड़ते। बलबन मर जाते हैं। बलबन की मृत्यु के बाद उनका पोता, जो उनका ग्रैंड सन था जिसका नाम था केगाबाद, वो सुल्तान बनता है दिल्ली का। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये सुल्तान नहीं रह सके। जलालुद्दीन खिलजी से इनकी लड़ाई होती है और जलालुद्दीन खिलजी ने इनके ग्रैंडसन को मार के खिलजी वंश का स्थापना कर देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी जो है अब खिलजी वंश की स्थापना कर देंगे 1290 के अंदर। तो किस तरीके से हम लोगों ने पूरा गुलाम वंश पढ़ा है ये आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी वंश पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। इसको प्लीज 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 शेयर कर देना अपने दोस्तों में ताकि ये सभी के लिए फायदेमंद, ठीक है।